तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कई लोगों ने ये सवाल पूछा था, मेल किया कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अंग्रेज जब जाते जाते देश के दो टुकड़े कर गए, उस वक्त कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल हो पाया था। अगर उसी वक्त ये मसला हल हो जाता तो शायद फिर आतंकवाद या भारत को इस तरीके से लहूलुहान करने की पड़ोसी पाकिस्तान की ये साजिश शायद न होती, ना ऐसा कुछ होता। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा नहीं है, इसमें दो चीज़ें थी। आज मैं आपको पूरे कश्मीर पाकिस्तान की आंखों में हमेशा क्यों खटकता है, क्या वजह है, और पाकिस्तान की एक गलतफहमी और उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान में कायदे आज़म कहा जाता है, उनकी गलतफहमी कैसे आज भी 78 सालों के बाद कश्मीर और कश्मीर के साथ भारत को हमेशा लहूलुहान करता रहा है। आज यही कहानी है। अंग्रेज चले तो गए, लेकिन आसानी से तो गए नहीं, और उनकी हमेशा हर जगह पे ये एक पॉलिटिक्स रही है, फूट करो और मतलब फूट डालो और राज करो। आप उठाकर ये फ़लस्तीन और इजराइल वाला भी देख लीजिए। 48 में जब वो गए हमसे 1 साल बाद, तो वहाँ भी उन्होंने ऐसे टुकड़े कर दिए, एक इजराइल बना दिया, एक फ़लस्तीन। तो जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे का जो फॉर्मूला था वो यही था कि जो मुस्लिम बहुल आबादी है वो वाला इलाका पाकिस्तान की तरफ जाए, जो हिंदू बहुल आबादी है वो हिंदुस्तान की तरफ रहे। धीरे धीरे करके बाकी सारे स्टेट्स लोग बैठे, बंटवारा होता गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ नक्शे खींचते गए, लकीरें खिंचती गई। अब बात आई कश्मीर की। कश्मीर अकेला उस वक्त स्टेट नहीं था जो आज़ाद था। बहुत सारे देश हमारे राज्य थे तब, अलग अलग वहाँ पे अपनी रियासत चल रही थी। हरि सिंह हुआ करते थे कश्मीर के राजा, और कश्मीर में 70% पॉपुलेशन 1947 में मुस्लिम की थी। मोहम्मद अली जिन्ना को ये गलतफहमी थी कि जिस तरीके से बंटवारा हुआ और रिलीजन के नाम पर हो रहा है, तो कश्मीर 70% मुसलमान यहाँ ऑलरेडी हैं, तो ये आसानी से पाकिस्तान का ही पार्ट हो जाएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इसलिए वो बड़े बेफिक्र थे। कहते हैं कि इसी दौरान में कई सारी बीमारी भी थी मोहम्मद अली जिन्ना को। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक बार उन्होंने कहा कि कश्मीर में कुछ दिन मुझे आराम करना है, खूबसूरत जगह है, सांस वास लेने में अच्छा होगा, क्योंकि लंग्स और बाकी चीज़ों की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन ये मैसेज जब राजा हरि सिंह तक पहुँचा तो उन्होंने कहा नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ ना एक टूरिस्ट के तौर पर आ सकते हैं, ना एक मेहमान के तौर पर। उस वक्त बंटवारे की आग थी, कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा था, और जिन्ना के आने से बहुत अलग अलग मैसेज जा सकता था। राजा हरि सिंह ने मना कर दिया। जिन्ना और उनके जितने सलाहकार थे उन्हें भी बड़ा बुरा लगा। अभी तक जिन्ना को ये था कि 70% तो मुस्लिम हैं, ये वो अपने आप खुशी खुशी पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। पर राजा हरि सिंह ने कहा ना, हम ना हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे ना पाकिस्तान की तरफ, हम एक आज़ाद रहेंगे। यहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि सारा प्लान गड़बड़ हो गया, कश्मीर पाकिस्तान से नहीं मिलेगा। और तब कबायलियों के भेस में पहले कबायलियों को भेजा, फिर पाकिस्तानी आर्मी, और कश्मीर पर कब्जे के लिए हमला कर दिया। तो कायदे से उस वक्त इन कबायलियों की जो सूरत थी, आज के दौर में जब कश्मीर पे हमला होता है, आज हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं। और उस वक्त फिर एक सिचुएशन ऐसी बनी कि कश्मीर शायद कबायली और पाकिस्तान के हाथ में चला जाता। भारत के सामने मजबूरी ये थी कि चूंकि हरि सिंह या कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था उस वक्त, तो आप बचा भी नहीं सकते थे, आप सेना भी नहीं भेज सकते थे, जब तक कि खुद हरि सिंह ना कहें और वो इस बात को ना माने कि भाई वो किधर जाएंगे, फैसला बताएं, क्योंकि टालने का वक्त नहीं था। और वहीं से 78 साल पहले ये कहानी शुरू होती है इस कश्मीर की। 78 साल बाद आज भी पाकिस्तान को ये कश्मीर यूं ही खटकता है। तो वो कहानी कैसे शुरू हुई, तस्वीरों के ज़रिए पूरी इस एक कश्मीर की कहानी आपके सामने अब पेश है। अठहत्तर साल पहले एक कबायली हमला
जो खत्म हुआ 1 साल 2 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन बाद, जिसने बदल दी जन्नत की सूरत, जिसने जन्नत को जहन्नम बनाने की बुनियाद रखी, जिसने पहली बार मुजाहिदीन को पैदा किया, जिसने कश्मीर की एक नई कहानी लिखी। करीब 700 साल पहले जिस गुलिस्तां को शमशुद्दीन शाह मीर ने सींचा था, उनके बाद तमाम नवाबों और राजाओं ने जिसको सजाया संवारा, जिसके आस्तानों और फिजाओं में चिनार और गुलदार की खुशबू तैरती थी, जिसे आगे चलकर जमीन के जन्नत का खिताब मिला, वही कश्मीर एक राजा की नादानी और एक हुक्मरान की मनमानी ने फिजाओं में बारूद का ऐसा जहर खोला जिसकी गंध आज भी कश्मीर में महसूस की जा सकती है। मेरा मुल्क तेरा मुल्क, मेरा मजहब तेरा मजहब, मेरी जमीन तेरी जमीन, मेरे लोग तेरे लोग। इस गैर इंसानी जिद ने पहले तो एक हंसते खिलखिलाते मुल्क के 2 टुकड़े किए, लाखों लोगों को मजहब के नाम पर मार डाला और फिर उस जन्नत को भी जहन्नम बना दिया, जिसके राजा ने बड़ी उम्मीदों के साथ अंग्रेजों से अपनी रियासत को हिंदू मुस्लिम की सियासत से दूर रखने की गुजारिश की थी, मगर उनकी रियासत की सरहदों के नज़दीक बैठे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आज़ादी के लिए तैयार नहीं थे। उनकी दलील थी कि जिस तरह गुजरात के जूनागढ़ में हिंदू आवाम की तादाद को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उस पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हक है। अपनी इसी जिद को मनवाने के लिए जिन्ना ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कश्मीर को जाने वाली तमाम ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई बंद कर दी। पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए अब ताकत का इस्तेमाल करने लगा, मगर महाराजा हरि सिंह अभी भी अपने उस फैसले पर कायम थे जो उन्होंने भारत में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सुनाया था, यानी आज़ाद कश्मीर। 22 अक्टूबर 1947 अंग्रेजों से मिली आज़ादी के सिर्फ 9 हफ्ते बाद जिन्ना के इशारे पर पाकिस्तान की तरफ से हजारों कबायलियों ने कश्मीर में उस वारदात को अंजाम दिया जिसमें हजारों बेकसूर कश्मीरियों का खून बहा, औरतों की इज्जत लुटी, बूढ़े बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, लूट खसोट मचाई गई। मकसद था कि जैसे भी हो बस कश्मीर पर कब्जा। कबायलियों के बदन पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गनें और मोटार थे। साफ था पाकिस्तान ने उन्हें पूरी तैयारी के साथ भेजा था। आतंकवादियों को जोश दिलाने के लिए जिन्ना ने उन्हें मुजाहिदीन का खिताब दिया था। इसी जोश में कबायलियों ने मुजफ्फराबाद और डोमेल शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया और वो श्रीनगर के करीब उरी तक जा पहुंचे। जिन्ना एक तरफ कश्मीर पर हमला करवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके लोग कश्मीर की रियासत में बगावत पैदा करने के लिए मुस्लिम सैनिकों को भड़काने लगे। कश्मीर के जो मुसलमान उन कबायलियों के साथ आए वो तो महफूज रहे, मगर जो खिलाफ थे उन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुल्क का नक्शा बदलने की इस जंग में घाटी खून से लाल हो गई। ये तय हो गया कि कश्मीर को बचाना महाराजा हरि सिंह के लिए नामुमकिन है, मगर इसी बीच जिन्ना के भेजे भाड़े के आतंकवादियों को लूट की लत लग गई और वो जिन्ना के मिशन को छोड़ लूट के मिशन पर जा लगे। महाराजा हरि सिंह के सामने अब सिर्फ 3 ही रास्ते थे। पहला, जो हो रहा है उसे होने दें और अपने हाथों से कश्मीर की रियासत पाकिस्तान को सौंप दें। दूसरा, उन पाकिस्तानी कबायलियों से मुकाबला करें जो नरसंहार पर उतारू थे, हालांकि ये उनके लिए मुमकिन नहीं लग रहा था। और तीसरा और आखिरी रास्ता उनके सामने ये था कि वो भारत से मदद लें और कश्मीर को बचा लें, मगर भारत के साथ मुश्किल ये थी कि तब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था और ऐसे में
भारत सरकार सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकती थी। महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ जाने के फैसले के फौरन बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा खोल दिया। रात के अंधेरे में विमान के जरिए भारत ने वक्त रहते सेना और हथियारों को बिना एटीसी के डायरेक्शन के श्रीनगर में उतार दिया। उस वक्त हमलावर कबायली श्रीनगर से महज 1 मील की दूरी पर थे। लिहाजा भारतीय सेना ने सबसे पहले श्रीनगर के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाया। इसके बाद तो जंग की सूरत बदलते देर नहीं लगी। पहाड़ी मोर्चे, जंगी सामान की कमजोर सप्लाई और नक्शों की कमी के बावजूद जाबाज भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों से कबायली और पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के बढ़ते कदमों की धमक ने तब तक कबायलियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। उनमें भगदड़ मच चुकी थी। लिहाजा देखते ही देखते सेना ने बारामूला, उरी और उसके आसपास के इलाकों को वापस कबायलियों से अपने कब्जे में ले लिया। एक एक चौकी, एक एक इंच जमीन के लिए भयानक लड़ाई हुई। पाकिस्तान की फौज कश्मीर को ताकत के बूते जीतने आई थी, मगर मोर्चा संभालते ही भारतीय सेना ने उसे यह एहसास करा दिया कि भारत सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि दिलेरी में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। सेना के जवानों ने एक के बाद एक कबायलियों और पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले इलाकों में उन्हें मात देनी शुरू कर दी। मोर्चा संभालने के अगले कुछ महीनों में 2/3 कश्मीर पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। भारतीय फौज जीत का परचम लहरा चुकी थी। एक साल 2 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन चली इस जंग के बाद कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा, जिसके बाद 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तय हुआ कि सीज फायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में थी उसे ही युद्ध विराम रेखा माना जाए, जिसे आज आसान जुबान में हम सब LOC कहते हैं। इस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जिसमें गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बालिस्तान शामिल है। कश्मीर को जख्मी करने वाली इस वारदात को आज करीब 78 साल हो गए, मगर पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पूरे कश्मीर पर कब्जे के लिए शुरू हुई 1947 से ये जंग आज भी जारी है। कश्मीर घाटी में हुई इस पहली वारदात के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से 3 और लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कश्मीर की सरहदें तब से अब तक वैसी ही जैसी 1947 की जंग के बाद थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आजाद होते ही दोनों देशों के बीच इसी कश्मीर को लेकर कायदे से ये पहली लड़ाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 78 साल पहले लड़ी गई पाकिस्तान के साथ भारत की इस जंग में लगभग 2 से 4 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। अगर आज के हिसाब से देखें तो लगभग 1.5 से 3 अरब रुपए खर्च हुए। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान से 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके को वापस ले लिया, जबकि पाकिस्तान के पास 78,000 वर्ग किलोमीटर इलाका चला गया। इस जंग में भारतीय सेना के करीब 1100 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तानी सेना के 1500 सैनिकों की मौत हुई थी। 1947 और 48 के बाद 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग हुई। इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर करीब 2000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस जंग की कीमत भारतीय सेना को 3264 जवानों की शहादत से चुकानी पड़ी, जबकि पाकिस्तानी सेना के 3500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। बाद में ताशकंद समझौते के तहत 5 अगस्त 1965 से पहले वाली स्थिति बहाल करनी पड़ी। इसीलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके को भारत को लौटाना पड़ा।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 की इस जंग में भारत के लगभग 20 से 30 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे, जबकि पाकिस्तान 50 करोड़ डॉलर खर्च हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में तीसरी जंग हुई। यही वो जंग थी जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। ईस्ट पाकिस्तान का टुकड़ा एक नया देश बांग्लादेश बना। इस जंग में भारत ने तब ईस्ट पाकिस्तान के 15,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में शिमला समझौते के तहत इसे वापस पाकिस्तान को लौटा दिया गया। पाकिस्तान को इस जंग से सबसे भारी नुकसान हुआ था। उसके 8,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। देश के 2 टुकड़े हो चुके थे, जबकि 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया था। हालांकि इस जंग में भारतीय सेना के भी 3,843 सैनिक शहीद हुए थे। 71 के इस जंग में भारत के करीब 50 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी जंग 1999 में हुई, जिसे हम और आप करगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। भारत के करीब 1.5 अरब डॉलर खर्च हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जंग ऊंचाई पर लड़ी गई थी। वहां तक सैनिक रसद, हथियार और बाकी जंगी साजो सामान भेजना बेहद खर्चीला था। इस जंग में भारतीय सेना के 522 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान 700 सैनिक मारे गए। हालांकि 99 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी जंग तो नहीं हुई, लेकिन 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद LOC पर सैनिकों की तैनाती की वजह से खर्चा काफी बढ़ गया था। पार्लियामेंट अटैक के बाद करीब 1 साल तक LOC पर सैनिकों की तैनाती रही। इसकी वजह से भी लगभग 1 अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्च आया। पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव का माहौल है। भारतीय सेना को खुली छूट देने का ऐलान किया गया है। वक्त, जगह और एक्शन लेने का फैसला सेना पर ही छोड़ दिया गया है। मीडिया में जंग की सुगबुगाहट की खबरें लगातार चल रही हैं। अब अगर आज के इस माहौल सचमुच भारत और पाकिस्तान आमने सामने की जंग लड़ते हैं, तो यकीनन यह अब तक की सबसे खर्चीली जंग होगी। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार 78 साल बीत गए, फिर भी पाकिस्तान कश्मीर का राग नहीं छोड़ता, और कश्मीर क्यों पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार की आंखों में खटकता है, बस इसीलिए। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। वैसे संडे आज तक पर क्राइम कहानियां विश्राम से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कहानी में मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।